है कि कुछ लोगों का रोज़गार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई मुझे बोलता था कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता ये सब, ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं। तो मैं तो केवल रबर स्टाम्प की तरह से स्टैम्प लगा के साइन कर देता हूँ। ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं, किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा था। जो स्टॉक्स का भरोसा है, विश्वास है कि हर आदमी कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है। बस ज़रूरत है कि उसकी पोटेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए कि किस तरीके से वो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकता है, ओवरनाइट अपनी फैमिली की पूरी आर्थिक कंडीशन को भी चेंज कर सकता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रोज़ाना घर-घर कहानी पहुँचाने की कोशिश करते हैं उनके रिलेटेबल रोल मॉडल्स की। तो आज जो हम कर रहे हैं कि एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे शख्स से रूबरू होंगे और सिर्फ रूबरू नहीं होंगे, उनके साथ लगभग हम 3 से 4 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनका चार्म ऐसा है कि पूरे देश में लगभग रोज़ाना वो जो बातें करते हैं, सब कुछ काम छोड़ के वो कंटेंट कंज़्यूम किया जाता है। लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनकी उनकी नॉलेज को, उनके जीवन को। अ, इसके अलावा थोड़ा-सा और मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, तो एक स्टेटमेंट काफ़ी है कि जिस एज में लोग तैयारी करने का सोचते हैं, उस एज में वो पढ़ा रहे थे यूपीएससी के लोगों को। और एक उनकी बहुत पर्सनल जैसे एक वर्ड होता है बहुत पर्सनली चाहत, उनकी पर्सनली चाहत ये है कि पूरे देश के लोग लॉजिकल सोचें। जब भी वो किसी से बात करें तो उनकी बातों में दम हो, वो तर्क करें, कुतर्क नहीं करें। तो वेलकम करते हैं दृष्टि आईएएस के सीईओ, फाउंडर, एमडी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का। खड़े पे ताली बजनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका जो सरनेम है दिव्यकीर्ति, हुँ। इसके बारे में लोग बहुत अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, अपनी-अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। मेरी भी क्या अलग है, मैं वो बताना नहीं चाहता। बताइए ना क्या दिव्यकीर्ति के पीछे की कहानी आप बताइए। वैसे क्या-क्या व्याख्याएँ करते हैं मे लोग? मेरे को अपनी पता है कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो जो सम्राट अशोक था, हाँ, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा पीस एग्ज़ैक्टली वर्ड नहीं लेकिन उसमें कीर्ति कोई वर्ड था, अच्छा, है ना? तो उन्होंने लगा लिया था, प्रकाश कीर्ति या कुछ ऐसा वर्ड था। प्रियदर्शी, यस प्रियदर्शी, मेरे को हाँ, याद आ हाँ, गया, प्रियदर्शी प्रियदर्शी। वर्ड लगा लिया था कि तो इस क्या वजह है कि तो आपने मैं भी दिव्यकीर्ति यूज़ सम्राट किया? अशोक हूँ अपने ज़माने का। ठीक है, तो मैं चाहता इसलिए हूँ अब स्टेज आप सँभालो जी, 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 और जी, आप जी, जी। इससे आगे सब कुछ लेके जाओ। जी, जी, ठीक है? जी, डन, जी। थैंक यू। मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हम हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। उनको हरियाणा की साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। बीकॉम एक ऐसी डिग्री है जिसको एचआर 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने बीकॉम चूज़ किया। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएँगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें, जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग-अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्यकीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है।
तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं हैं, उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था, तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्य कीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं, और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो जी। सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया, और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती है कि अच्छा नहीं उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था, क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा, आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे CISF की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे CSS नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग 1 दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिज़ाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिज़ाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही ज़िंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग कर दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन में गुजार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद।
ये सच है मेरे बारे में जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात ये है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहें तो मैं क्यों अपनी तबीयत ख़राब करूँगा ना। आप अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोज़गार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। और एक कोच और एक काउंसलर में आमतौर पर क्या डिफरेंस होता है? काउंसलर्स आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी के पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसमें जो ट्रॉमा है या नेगेटिविटी है या उसमें जो हीलिंग की ज़रूरत है या थेरेपी की ज़रूरत है वो करते हैं। और जो कोच होते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों की करंट सिचुएशन में उन्हें क्या फ़ैसले लेने हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उन इमोशंस को नेविगेट करना है, कैसे डिसीजंस मेकिंग करना है और इन सब सिलसिलों में उनकी मदद करते हैं। आम तौर पर लोगों को काउंसलर्स से ज़्यादा कोचेस की ज़रूरत होती है क्योंकि आज की ज़िंदगी में क्या किया जाए इस बात की टेंशन उनकी ज़िंदगियों में चल रही होती है। अब एक और चीज़, इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक क्रेडिबल व्यक्ति नहीं है जिससे जाकर वो अपनी ज़िंदगी शेयर कर सकें कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और विशेषकर रिश्तों में ये डिफ़िकल्टीज़ लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को नेविगेट करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, डिसीजंस लेने में या लोगों की ज़िंदगियों में उन्हें मदद करने में माहिर हैं, तो आप एक बेहतरीन रिलेशनशिप कोच बन सकते हैं। वेल, इन केस यू डोंट नो मी, दिस इज़ विकास चौधरी। आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। मैं पिछले 9 साल मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। और परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए आप उसकी जांच सीबीआई से करवा सकते हैं। और इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, अपने चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूपीएससी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ, सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है,
हंसी मजाक करना, जोक्स ट्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था। मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीज़ें ज़िंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फिनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहाँ मैंने 1.5 साल काम भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशंस हो आमने सामने हो। उसमें सीधी सी बात है आलोचनाएं भी खूब होती थी और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। You know, every time I have to give a presentation, I struggle for hours and hours and sometimes days. Like I prepare, I rehearse, I over-rehearse, and then I think, what if somebody asks me a question? What if I'm not able to answer on the spot? I get so much nervous, guys. Is that a problem that you face right before a presentation as well? Do you also have overthinking and too many thoughts revolving inside your head right before you have to give a speech or presentation? Hi, my name is Vishal Sarkar. For the last 14 years, I've been a practical public speaking mentor, and leaders from companies like Microsoft, IBM, Google, Cisco have been coming to me to get mentored by me to take their public speaking and communication to the सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंग्शियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है, पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था। मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था।
तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फेज लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफ़ा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूं। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूट गई, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज क्या हैं। पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफरत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं है, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पे रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूँ, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है आप उड़ाते ना हो पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊँ तो किसी से बात करवाता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है और करने को इतनी चीजें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालांकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियां मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूँ अभी, कई ऐसे प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलके ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलके वो स्टार्टअप कर लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझ, मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल तो जाएंगे ही। और मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूँ कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कम मालूम, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ। सर इसी में मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24, 25, 26 साल के आसपास है, और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं, और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी, और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं उनमें से कुछ वर्कोहलिक होते हैं। वर्कोहलिक वो है जिसको काम में इतना मजा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कोहलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज़ वैसी हो जाए।
अगर किसी के पास जीवन में पर्पस है तो आमतौर पर उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। पर्पस नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का जिक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में जिक्र है। अगर जिंदगी में एक पर्पस आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पस उनके जीवन में है। ऐसे कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पस वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां तनाव इतना ज्यादा है कि हंसी का बाजार सबसे ज्यादा वहीं पर है। हंसी का बाजार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहां लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहां तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज्यादा है तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाजार है। तो आप में से भी अधिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी को इस कोने या उस कोने पे मत जीना चाहिए, जिंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मजा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं, अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूं, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं इनकंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी इनकंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने इतना टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के, और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्विक करवाइए काम को कि मैं अगर ये काम करूँ ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसी जी में जी जी पूछिए। कि जब कभी भी आपको एंग्जाइटी होती है हाँ हाँ, तो आप उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या करते हो, और लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एंग्जाइटी मतलब उसके बाद से ऐसा नहीं कि मुझे कभी हुई नहीं, एक आध दिन, कभी 2 घंटे, आधा घंटा सिचुएशंस आती हैं ऐसी जो नॉर्मल बातें हैं।
वेट, क्या आप एक हाउसवाइफ हैं और आप इस लेबल के साथ